नमस्कार दोस्तों। आज की पहली कहानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की है। ये बात 2014 की है, जब ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 इलाके में रहने वाले संतराम नागर की 22 साल की बेटी प्रीति नागर अचानक घर के बाहर से गायब हो गई। उस शाम प्रीति बाहर बिछी चारपाई उठाने के लिए घर से निकली थी। बाहर अंधेरा छा चुका था और इलाके में बिजली गुल थी, जिसकी वजह से किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा। परिवार वाले इंतजार करते रहे, लेकिन जब काफी देर हो गई और प्रीति का कोई अतापता नहीं चला, तो संतराम नागर ने घबराकर पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी दी। पुलिस को सूचना मिलते ही कासना थाने की टीम मौके पर पहुंच गई। संतराम ने प्रीति के गायब होने से जुड़ी सारी बातें पुलिस को बता दी। उन्होंने बताया कि प्रीति शाम को चारपाई उठाने बाहर गई थी और उसके बाद से ही लापता है। पुलिस ने संतराम और आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए, लेकिन उस वक्त कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह संतराम की शिकायत पर थाना कासना में धारा 364 के तहत प्रीति के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की गई। 8 जून को इस केस की जांच एसआई विनय शर्मा को सौंप दी गई। जांच का काम संभालते ही एसआई शर्मा अपनी टीम के साथ संतराम के घर पहुंचे और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। उन्होंने परिवार के हर सदस्य से पूछताछ की, प्रीति की आदतों, दोस्तों और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की। संतराम ने बताया कि प्रीति एक साधारण लड़की थी, घर परिवार से जुड़ी हुई और कोई दुश्मनी या संदिग्ध रिश्ता नहीं था जिससे अपहरण का शक हो। पुलिस ने आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया, सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन अंधेरे और बिजली न होने की वजह से कोई फुटेज नहीं मिला। तमाम पूछताछ और जांच के बाद भी एसआई विनय शर्मा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। प्रीति का कोई सुराग नहीं मिला, मानो वो हवा में गायब हो गई हो। परिवार वाले रोज थाने के चक्कर काटते, लेकिन पुलिस के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं था। संतराम की आंखों में हर रोज निराशा बढ़ती जा रही थी। वे रातों को सो नहीं पाते, बस बेटी की याद में घुलते रहते। फिर अचानक 2 महीने बाद 9 अगस्त 2014 को प्रीति के पिता संतराम के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया और कहा कि वो तिरुपति बालाजी से बोल रहा है और उनकी बेटी प्रीति उसके पास है। फोन करने वाले ने संतराम को बताया कि प्रीति गलत लोगों के चंगुल में फंस गई थी, लेकिन किसी तरह बचकर अब उसके पास है। उसने संतराम से कहा कि वे तिरुपति बालाजी पहुंचे, जहां वह उनसे मिलेगा और उनकी बेटी को सौंप देगा। संतराम ने कई बार उसका नाम और पता पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जानकारी नहीं दी। कॉल सुनकर संतराम की उम्मीद जागी, लेकिन साथ ही डर भी लगा। उन्होंने तुरंत कासना थाने जाकर इस फोन कॉल की जानकारी जांच अधिकारी विनय शर्मा को दी। जांच अधिकारी विनय शर्मा ने तुरंत उस फोन नंबर की साइबर सेल से जानकारी ली। पता चला कि जिस नंबर से कॉल आई थी वो बेंगलुरु के एक पीसीओ का है। ये जानकारी थाना प्रभारी समरपाल सिंह और एसएसपी को दी गई। इसके बाद 13 अगस्त 2014 को विनय शर्मा को कांस्टेबल धामा के साथ बेंगलुरु रवाना कर दिया गया। संतराम भी अपने साले के साथ बेंगलुरु पहुंच गए ताकि अपनी बेटी का पता लगाने में मदद कर सके। बेंगलुरु पहुंचने के बाद विनय शर्मा सबसे पहले उस पीसीओ पर गए जहां से संतराम को कॉल की गई थी, लेकिन पीसीओ के संचालक से फोन करने वाले की पहचान के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। संचालक ने कहा कि रोज दर्जनों लोग आते हैं, सबको याद रखना मुश्किल है। उसी दिन संयोग से संतराम के मोबाइल पर एक लोकल नंबर से फिर कॉल आई। फोन उसी व्यक्ति का था जिसने पहले संपर्क किया था, लेकिन इस बार वो बहुत गुस्से में था। उसने संतराम को पुलिस को साथ लाने पर खूब खरी खोटी सुनाई। संतराम ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसका इरादा गलत नहीं था, लेकिन फोन करने वाला इतने गुस्से में था कि उसने प्रीति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर फोन काट दिया। संतराम ने उसी नंबर पर कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ हो चुका था। जांच अधिकारी विनय शर्मा, जो संतराम के साथ ही थे, तुरंत समझ गए कि फोन करने वाला उन पर नजर रख रहा है।
विनय शर्मा ने उस नंबर की जानकारी नोएडा में बैठी अपनी साइबर टीम को भेजी। जांच के बाद पता चला कि ये नंबर भी बेंगलुरु के एक पीसीओ का ही है। इससे ये साफ हो गया कि फोन करने वाला बेंगलुरु में ही है और अपनी लोकेशन छिपाने के लिए अलग अलग पीसीओ से कॉल कर रहा है। विनय शर्मा ने तुरंत उस पीसीओ का पता नोट किया और वहां पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने पीसीओ के मालिक से फोन करने वाले के बारे में पूछा तो वो कोई ठोस जानकारी नहीं दे सका। मालिक ने बताया कि उसके पीसीओ पर कई लोग आते हैं और सबके बारे में जानकारी रखना संभव नहीं है। इससे निराश होकर 1-2 दिन बाद संतराम अपने साले के साथ बेंगलुरु से नोएडा लौट आए। अब तक जांच के सभी रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन उच्चाधिकारियों के आदेश पर विनय शर्मा और कांस्टेबल धामा बेंगलुरु में ही रुके रहे और अपनी जांच जारी रखी। वे रोज नए नए इलाकों में घूमते, लोगों से पूछताछ करते, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। विनय शर्मा को लगने लगा था कि शायद ये कोई मजाक या ब्लैकमेल का मामला है, लेकिन वे हार नहीं माने। नोएडा लौटने के बाद 15 अगस्त को संतराम के मोबाइल पर फिर से उसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। इस बार उसने कहा कि प्रीति की गिड़गिड़ाहट की वजह से वो उसे छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसने शर्त रखी कि संतराम अकेले आए और अगली सुबह तिरुपति बालाजी मंदिर के बाहर उसका इंतजार करे। फोन करने वाले की आवाज से साफ था कि वो अपनी बात को लेकर गंभीर है, लेकिन उसने फिर से अपनी पहचान छुपाए रखी। संतराम ने तुरंत फ्लाइट से तिरुपति बालाजी मंदिर का रुख किया और रास्ते में फोन करके विनय शर्मा को सारी बात बता दी। 16 अगस्त की सुबह विनय शर्मा संतराम और उनके साले के साथ मंदिर के बाहर फोन करने वाले का इंतजार करने लगे, लेकिन इस बार भी अज्ञात फोन करने वाले ने धोखा दे दिया। देर शाम तक इंतजार करने के बाद भी ना तो वो आया और ना ही उसकी कोई कॉल आई। हालांकि इस बार जांच अधिकारी विनय शर्मा ने सावधानी बरतते हुए खुद को संतराम से दूर रखा, ताकि फोन करने वाले को पुलिस की उपस्थिति का आभास न हो। निराश होकर संतराम एक बार फिर नोएडा लौट आए। संतराम ये सोचने लगे थे कि शायद कोई उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन विनय शर्मा इस बार भी पीछे नहीं हटे। वे लगातार प्रीति की फोटो के आधार पर अलग अलग थानों में जाकर उसकी तलाश करते रहे। वे बेंगलुरु के बाजारों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों पर घूमते, लोगों को फोटो दिखाते, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती। इसी दौरान 22 अगस्त 2014 को संतराम ने विनय शर्मा को फोन करके बताया कि उन्हें फोन करने वाले का एक और धमकी भरा कॉल आया है। इस बार फोन करने वाले ने प्रीति को जान से मारने की धमकी दी थी। संतराम ने यह भी बताया कि इस बार उसने एक नया नंबर इस्तेमाल किया था। विनय शर्मा ने तुरंत वो नंबर मांगा और संतराम ने उन्हें वो नंबर नोट करा दिया। ऐसे विनय शर्मा ने संतराम से मिले नंबर को अपनी साइबर टीम को भेजा और उन्होंने पता किया कि वो नंबर बंगलुरु के यहाँ से कोटे इलाके के एक पीसीओ का था। इस जानकारी के बाद विनय शर्मा उस पीसीओ के मालिक के पास पहुंचे, लेकिन यहां भी पीसीओ संचालक से फोन करने वाले के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। हालांकि इस बार उन्हें एक महत्वपूर्ण क्लू मिल गया। विनय शर्मा की नजर पीसीओ के सामने स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर पड़ी, जिसके बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा था। सीसीटीवी कैमरा देखकर विनय शर्मा का चेहरा खिल उठा। उन्होंने पीसीओ के संचालक के साथ जाकर ज्वेलरी शॉप के मालिक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने का अनुरोध किया। ज्वेलरी शॉप के मालिक ने सहयोग किया और फुटेज दिखाया। पीसीओ सीसीटीवी की रेंज में था और फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज को देखकर पीसीओ संचालक ने बताया कि एक गंजा आदमी सफेद पैंट, काली जैकेट और काले जूते पहनकर पीसीओ पर आया था। कॉल करने के बाद वो वापस चला गया। उस आदमी का चेहरा कैमरे में पूरी तरह कैद हो गया था। ज्वेलरी शॉप के मालिक ने उस आदमी की वेशभूषा देखकर बताया कि वो ड्रेस जो उसने पहनी थी, कोलार में स्थित उनकी फैक्ट्री के कर्मचारियों जैसी लगती है। मैनेजर ने तत्काल पिछले 3 महीनों में ज्वाइन करने वाले 3 कर्मचारियों के फोटोज और बायोडाटा उपलब्ध करवा दिए।
ये जानकारी विनय शर्मा के लिए अहम सुराग साबित हुई, जिससे उन्हें आगे की जांच में मदद मिली। तीनों बायोडाटा को ध्यान से देखने के बाद विनय शर्मा की नजर एक शख्स पर रुक गई, जो उनके लिए जाना पहचाना था। वो शख्स चंद्रमोहन शर्मा था, लेकिन बायोडाटा में उसका नाम नितिन लिखा हुआ था। चंद्रमोहन ने 6 मई 2014 को फिटर कर्मचारी के रूप में होंडा कंपनी में नौकरी ज्वाइन की थी और अपना मूल पता हरियाणा हिसार दिया था। विनय शर्मा चंद्रमोहन को अच्छे से जानते थे, क्योंकि वो नोएडा का एक आरटीआई एक्टिविस्ट था और वो कई बार उससे मिल चुके थे। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि चंद्रमोहन यहां क्या कर रहा था और उसने अपना नाम नितिन क्यों लिखा था। साथ ही प्रीति की तलाश के दौरान चंद्रमोहन की बंगलुरु में उपस्थिति भी विनय शर्मा के लिए एक बड़ा सवाल बन गई थी। विनय शर्मा को प्रीति की तलाश करते करते ये समझ नहीं आ रहा था कि चंद्रमोहन आखिर बेंगलुरु में क्या कर रहा है। उन्होंने अपने मोबाइल से बायोडाटा में लगी चंद्रमोहन की फोटो लेकर एसएचओ समरजीत सिन्हा को भेजी और पूरी बात बताई। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर समरजीत सिन्हा ने जो खुलासा किया, उसने विनय शर्मा के होश उड़ा दिए। समरजीत ने बताया कि नितिन नाम का शख्स दरअसल चंद्रमोहन शर्मा ही है और वे उसी के मर्डर केस की जांच कर रहे हैं। समरजीत सिंह ने बिना देर किए विनय को नितिन को पकड़ने का सख्त आदेश दिया। मामले की तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो चुकी थी। विनय शर्मा के कहने पर एचआर मैनेजर ने नितिन शर्मा उर्फ चंद्रमोहन को फैक्ट्री से बाहर बुलवा लिया। पुलिस को सादे लिबास में देखकर नितिन घबरा गया। वो विनय शर्मा को पहले से जानता था, इसलिए उसकी बेचैनी और बढ़ गई। हालांकि विनय ने यह जाहिर नहीं होने दिया कि उसे चंद्रमोहन की फर्जी मौत के ड्रामे की पूरी जानकारी है। विनय शर्मा ने सबसे पहले चंद्रमोहन से प्रीति के बारे में पूछताछ शुरू की। चंद्रमोहन को अंदाजा नहीं था कि विनय उसके फर्जी मौत के राज की सच्चाई जान चुके हैं। बिल्कुल सहज दिखने की कोशिश करते हुए उसने बताया कि उसने प्रीति से शादी कर ली है और वो अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर उसके साथ आई है। चंद्रमोहन विनय शर्मा को काउंटी कट्टा इलाके में अपने किराए के घर पर भी ले गया, जहां वो प्रीति के साथ रह रहा था। जैसे ही विनय घर के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने प्रीति को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वो नोएडा से इतनी दूर सिर्फ उसी की तलाश में आए थे। इसके बाद 27 अगस्त 2014 को विनय शर्मा ने स्थानीय पुलिस की मदद से प्रीति और चंद्रमोहन को हिरासत में ले लिया। दोनों को अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया और फिर ग्रेटर नोएडा के कासना थाने लाया गया। विनय शर्मा ग्रेटर नोएडा से जिस मकसद से बेंगलुरु आए थे, वो पूरा हो चुका था। प्रीति अब उनकी हिरासत में थी, लेकिन इसके साथ ही खुद को मरा हुआ साबित कर प्रीति के साथ ऐश कर रहा कथित मृतक चंद्रमोहन भी उनके हाथ लग चुका था। अगस्त को पुलिस ने प्रीति नागर और चंद्रमोहन को अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड की अवधि के दौरान दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। इसी दौरान न सिर्फ उनकी प्रेम कहानी सामने आई, बल्कि चंद्रमोहन द्वारा रची गई गहरी साजिश का भी पर्दाफाश हो गया। चंद्रमोहन शर्मा एक आरटीआई कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी का सक्रिय सदस्य था। वो ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 में आई ब्लॉक के मकान नंबर 4 और 1C में रहता था। उसके परिवार में पत्नी सविता और 2 बच्चे थे, 12 साल का बेटा और 7 साल की बेटी। हुआ यूं कि 17 मई 2014 को चंद्रमोहन की पत्नी सविता ने कासना थाने पहुंचकर एक लिखित तहरीर दी। उसमें उसने बताया कि उसका पति चंद्रमोहन 30 अप्रैल 2014 से लापता है। 2 मई को चंद्रमोहन की जली हुई लाश उसकी ही कार में मिली थी। सविता ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि उसके पति की मौत किसी दुर्घटना में नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई है। सविता के मुताबिक कासना क्षेत्र के ब्रिजेश, शानी, राजकुमार उर्फ राजू, बबलू उर्फ आनंद और प्रवीण ने गांव के मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। चंद्रमोहन गांव की ओर से इस मामले की पैरवी कर रहा था, इसलिए ये सभी उससे रंजिश रखने लगे थे। चंद्रमोहन ने
इन सभी लोगों से अपनी जान का खतरा पहले ही जताया था। इसी संबंध में उसने 30 अप्रैल 2014 को कासना थाने में तत्कालीन थानाध्यक्ष वीरपाल सिन्हा को शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस शिकायत में चंद्रमोहन ने आरोप लगाया था कि 28 अप्रैल को ड्यूटी पर जाते समय परी चौक के पास ब्रिजेश और उसके साथियों ने उसे रोककर जान से मारने की धमकी दी थी। सविता ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया था कि इन सभी व्यक्तियों ने साजिश के तहत उसके पति चंद्रमोहन की हत्या कर दी और उसकी लाश को कार समेत जला दिया ताकि इसे एक दुर्घटना का रूप दिया जा सके। सविता की शिकायत के आधार पर कासना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 146 और 302 के तहत मामला दर्ज किया। जब पुलिस ने नामजद आरोपियों से पूछताछ करने की कोशिश की तो पता चला कि वे सभी फरार हो चुके हैं। चंद्रमोहन शर्मा की मौत का मामला कुछ इस तरह सामने आया था। 1 मई 2014 की रात करीब 12 बजे ग्रेटर नोएडा के अंसल प्लाजा के पास होंडा कंपनी के सामने जेपी ग्रीन के नजदीक एक जली हुई कार मिली थी। कार की ड्राइविंग सीट पर जो व्यक्ति बैठा था वो भी बुरी तरह जलकर कोयला बन चुका था। जली हुई कार में लाश की सूचना मिलने पर कासना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रथम दृष्टया पुलिस ने ये अनुमान लगाया कि ये एक हादसा हो सकता है जिसमें गैस के रिसने से कार आग का गोला बन गई होगी। कार चलाने वाले को इतनी मोहलत नहीं मिली कि वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल पाता। वो सीट पर बैठा बैठा ही जलकर मर गया। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर सही सलामत थे। पुलिस ने अगले दिन आरटीओ से जानकारी ली और पता चला कि वह कार चंद्रमोहन की थी। इसके बाद पुलिस उस पते पर पहुंची जहां कार पंजीकृत थी। पुलिस को चंद्रमोहन के घर पर पहुंचने पर पता चला कि वो घर उसका ही था। हालांकि चंद्रमोहन तो वहां नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी सविता पुलिस को मिल गई। पुलिस ने सविता को बुलाकर कार में मिली लाश की शिनाख्त करवाई। सविता ने लाश और कार दोनों की शिनाख्त कर दी। चंद्रमोहन के परिजनों ने उसकी लाश की शिनाख्त 2 मई को ही कर दी थी। पहले तो पुलिस को यह मामला दुर्घटनावश आग लगने से हुई मौत का ही लग रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद सविता ने हत्या की आशंका जताते हुए 5 लोगों को नामजद कर दिया। इसके बाद कासना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा और 302 के तहत मामला दर्ज कर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि सभी आरोपी फरार हो गए। इस केस की जांच कासना थाने के एसएचओ समरजीत सिंह ने की थी। चंद्रमोहन, जो होंडा 2 व्हीलर कंपनी में मैकेनिक की नौकरी करता था, सामाजिक कार्यों और राजनीति में गहरी रुचि रखता था। इसी कारण वो आरटीआई कार्यकर्ता होने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का सक्रिय सदस्य बन गया था। चंद्रमोहन का जीवन पहले सुखमय था। 15 साल पहले उसने सविता से प्रेम विवाह किया था और उनके 2 बच्चे भी थे। चंद्रमोहन ने निजी उपयोग के लिए एक शेवरले कार भी खरीदी थी। लेकिन चंद्रमोहन के सुखी जीवन में उथल-पुथल तब आई जब उसकी नजरें प्रीति से मिली। आसपास रहने के कारण प्रीति और सविता की दोस्ती हो गई थी और प्रीति अक्सर सविता से मिलने उसके घर आती थी। इसी दौरान चंद्रमोहन पत्नी की सहेली प्रीति के आकर्षण में बंध गया। चंद्रमोहन, जो उम्र में प्रीति से कई साल बड़ा था, विवाहित और 2 बच्चों का पिता था। इसके बावजूद 22 साल की प्रीति उसे अपना बनाने का सपना देखने लगी। शुरुआत में चंद्रमोहन और प्रीति की बातचीत केवल आंखों ही आंखों में होती रही। फिर धीरे धीरे फोन पर और आमने सामने भी बातें होने लगी। जब चंद्रमोहन ने अपना दिल खोला और प्रीति से प्रेम प्रस्ताव दिया तो उसने इसे शर्तों के साथ स्वीकार किया। उसकी शर्त थी कि चंद्रमोहन उसे सिर्फ एक मौजमजे की चीज ना समझे, बल्कि उससे शादी करके पूरी जिंदगी साथ बिताए। 15 साल पहले जब चंद्रमोहन ने सविता से प्रेम विवाह किया था, वो बहुत खूबसूरत थी। लेकिन समय के साथ सविता का रूप और आकर्षण फीका पड़ गया। घर परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे थका दिया था और उसने खुद को सजने संवरने से दूर कर लिया था। यही वजह थी कि चंद्रमोहन को वो अब्बासी और उबाऊ लगने लगी थी।
वो खुद भी सविता से ऊब चुका था। इसी कारण उसने प्रीति की विवाह की शर्त को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ी और कुछ महीने बाद प्रीति ने चंद्रमोहन पर विवाह के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। चंद्रमोहन जानता था कि एक पत्नी होते हुए वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता और ये कानूनन अपराध है। सविता को तलाक देना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि करीबी रिश्तेदारों पर सविता की अच्छी खासी पकड़ थी। अगर उसने तलाक दिया तो सविता के रिश्तेदार सब मिलकर उसे परेशान कर सकते थे। चंद्रमोहन उलझन में था कि वो सविता से कैसे पीछा छुड़ाए। एक और तो उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, दूसरी ओर प्रीति लगातार विवाह के लिए दबाव बना रही थी। विवाह में देरी होते देख प्रीति ने चंद्रमोहन को धमकी दी कि अगर जल्द शादी नहीं हुई तो वो उसे जेल भेजने और सविता को उनके रिश्ते के बारे में बताने की धमकी देने लगी। तब चंद्रमोहन ने प्रीति से गुपचुप तरीके से विवाह करने का फैसला किया। 28 नवंबर 2013 को उसने प्रीति को दादरी स्थित आर्य समाज मंदिर में ले जाकर वहां उससे प्रेम विवाह कर लिया। प्रीति खुश थी, क्योंकि उसे लगता था कि चंद्रमोहन ने सिंदूर भरा है तो अब वो उसे अपने घर भी ले आएगा। चंद्रमोहन भी कुछ समय राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने कुछ समय के लिए अपनी मुसीबत से छुटकारा पा लिया था। चंद्रमोहन और प्रीति अलग अलग रहते रहे। प्रीति ने किसी को भी अपनी शादी के बारे में नहीं बताया और चंद्रमोहन भी अपनी दूसरी शादी का राज सविता से छुपाता रहा। कुछ हफ्तों बाद जब कोई हल नजर नहीं आया तो प्रीति ने चंद्रमोहन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि चंद्रमोहन जल्दी से सविता को घर से बाहर करें और उसे अपने घर ले आए। चंद्रमोहन पहले प्रीति से प्रेम करता था, फिर उसने उससे शादी भी कर ली, लेकिन अब वो बुरी तरह फंस चुका था। ना तो वो सविता को घर से निकाल सकता था और ना ही प्रीति के बिना रह सकता था। प्रीति भी अब अपने घर में रहना नहीं चाहती थी। प्रीति के लगातार दबाव बनाने पर चंद्रमोहन ने बहुत सोचा और फिर एक खतरनाक योजना बनाई। चंद्रमोहन की बनाई हुई योजना अकेले वो नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने साले विदेश शर्मा को नकद पैसे देने का लालच दिया। साथ ही उसने सविता को होंडा कंपनी में नौकरी मिलने का झांसा दिया और उसे भी इस साजिश में शामिल कर लिया। चंद्रमोहन ने देखा था कि अंसल प्लाजा के पास एक भिखारी अक्सर घूमता रहता था और उस भिखारी की कदकाठी चंद्रमोहन से काफी मिलती जुलती थी। ये देखकर चंद्रमोहन के दिमाग में एक खतरनाक विचार आया, क्यों ना उस भिखारी को मारकर खुद को मृत दिखाया जाए। इससे उसका परिवार और पुलिस उसे मृत मान लेंगे और उसकी तलाश नहीं करेंगे। फिर वो प्रीति के साथ कहीं दूर चला जाएगा और अपना जीवन शांति से बिता सकेगा। चंद्रमोहन ने सोचा कि यदि वो प्रीति को लेकर कहीं दूर चला जाएगा और उसे हर किसी से छिपा कर रखेगा तो परिजन और पुलिस उसे मुर्दा मान लेंगे और कोई भी उसकी तलाश नहीं करेगा। इसके बाद वो प्रीति के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाएगा। प्रीति ने भी चंद्रमोहन की इस योजना को स्वीकार किया। दोनों के बीच विचार विमर्श के बाद 30 अप्रैल 2014 को योजना को अंतिम रूप दिया गया और अगले ही दिन यानी 1 मई की रात को इसे अंजाम देने का निर्णय लिया गया। योजना को सफल बनाने के लिए चंद्रमोहन ने तुगलपुर स्थित एक पेट्रोल पंप से 3 लीटर पेट्रोल भरवाकर कार में रख लिया। 1 मई की रात को लगभग 11 बजे सविता का भाई विदेश एक पागल युवक को अंसल प्लाजा के आसपास से बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर लेकर आया। चंद्रमोहन पहले से अपनी कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। चंद्रमोहन ने एक सुनसान जगह पर कार रोकी और भिखारी को पिछली सीट पर बैठाकर उसकी बेल्ट से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रमोहन ने अपने कपड़े उतारकर विदेश को दिए और विदेश ने भिखारी के पहने कपड़े उतारकर उन्हें पहन लिया। चंद्रमोहन ने अपना फोन और पर्स भी उस भिखारी की जेब में डाल दिया ताकि वो युवक की पहचान छुपा सके। चंद्रमोहन ने पहले से ही अपनी गाड़ी में एक जोड़ी कपड़े रख रखे थे जिन्हें उसने पहन लिया। फिर
चंद्रमोहन और विदेश ने मृत भिखारी का शव उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर रखा। इसके बाद उन्होंने कार को ड्राइव करते हुए उसे अंसल प्लाजा के पास स्थित होंडा कंपनी के सामने वाली जेपी ग्रीन रोड पर ले गए। भिखारी के शव को उन्होंने पिछली सीट से हटाकर ड्राइविंग सीट पर बैठाया और सीट बेल्ट से कस दिया ताकि अगर वो जीवित भी होता तो वो कार से उतरकर भाग ना सके। आधी रात का वक्त हो चुका था। फिर चंद्रमोहन और विदेश ने प्लास्टिक की कैन में भरा हुआ पेट्रोल कार के चारों ओर और अंदर की सीटों के साथ साथ युवक पर भी अच्छे से छिड़क दिया। इसके बाद उन्होंने कार में आग लगा दी। चंद पलों में ही कार धू-धू करके जलने लगी। कार को जलते देख दोनों मोटरसाइकिल से फरार हो गए। आधी रात का वक्त था और कुछ गाड़ियां जब जलती हुई कार को देखी तो वे रुक गई। लेकिन तब तक कार इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि उसे बुझाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। सूचना मिलने के 15 से 20 बाद दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई। कुछ देर में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। दमकल कर्मियों ने देखा कि कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति की भी जलने से मौत हो चुकी थी। मौके से फरार होने के बाद विदेश तो अपने घर लौट आया, जबकि चंद्रमोहन ने ट्रेन से बंगलुरु की दिशा में रुख किया। बंगलुरु पहुंचकर चंद्रमोहन ने सबसे पहले अपने सिर के बाल और मूंछें मुंडवाकर अपनी पहचान बदलने की कोशिश की। इसके बाद उसने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जोड़तोड़ से नितिन शर्मा के नाम से एक नई आईडी बनवा ली। नए दस्तावेज तैयार करते समय उसने अपना पता नलवा, हिसार, हरियाणा दर्ज किया। इसके बाद चंद्रमोहन ने अपनी पहचान से जुड़ी अन्य नकली दस्तावेज भी तैयार करवाए। इन दस्तावेजों के आधार पर उसने अगले कुछ दिनों में होंडा 2 व्हीलर कंपनी में नौकरी भी हासिल कर ली। बंगलुरु में छिपे हुए चंद्रमोहन ने सेलफोन के माध्यम से लगातार प्रीति के साथ संपर्क बनाए रखा। नई पहचान बन जाने के बाद 7 जून को वो प्रीति को दिल्ली ले आने के लिए रवाना हो गया। फोन के जरिए दोनों के बीच पहले ही योजना बन चुकी थी। योजना के अनुसार 7 जून की रात 8 बजे प्रीति ने अपने घर से इस तरह का नाटक किया ताकि ये लगे कि उसका अपहरण हो गया है। इस नाटक से सबको ये भ्रम हुआ कि प्रीति किसी के द्वारा अपहरित कर ली गई है, जबकि असल में वो चंद्रमोहन के साथ भागने के लिए तैयार थी। प्रीति ने अपने लापता होने को अपहरण की घटना का रूप देने के लिए घर से बाहर निकलते ही हल्की सी चीख मारी। उसकी किस्मत ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि उसी समय बिजली चली गई। घर से कुछ ही दूरी पर उसे एक ऑटो रिक्शा मिल गया, जिसमें बैठकर वो दिल्ली पहुंची, जहां वह चंद्रमोहन से मिली। चंद्रमोहन ने पहले से ही नई दिल्ली से बंगलुरु जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस में 2 बर्थ आरक्षित करवा रखी थी, ताकि वो प्रीति को साथ लेकर वहां भाग सके। चंद्रमोहन और प्रीति ट्रेन से बंगलुरु पहुंचे, जहां चंद्रमोहन ने अपनी नकली आईडी से 2 सिम कार्ड खरीदे। उन्होंने ये सिम कार्ड ऐसे नंबरों से खरीदे थे जिन्हें उन्होंने किसी के साथ साझा नहीं किया था। रिमांड अवधि में पुलिस ने जब चंद्रमोहन से पूछा कि उसने संतराम को फोन क्यों किया, तो चंद्रमोहन ने जवाब दिया कि वो पुलिस को गुमराह करना चाहता था, इसलिए उसने पीसीओ से संतराम को फोन किया और ये कहा कि उनकी बेटी उसके पास है। चंद्रमोहन ने इस फोन कॉल के जरिए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि यही गलती उसकी गिरफ्तारी का कारण बनेगी। पुलिस ने इस एक फोन कॉल के आधार पर प्रीति की तलाश शुरू की, जो उन्हें बंगलुरु तक ले गई। वहां जांच के दौरान पुलिस ने चंद्रमोहन की गिरफ्तारी के बाद 31 अगस्त 2014 को उसकी निशानदेही पर जेपी ग्रीन की दीवार से 200 मीटर की दूरी पर फेंकी गई पेट्रोल की प्लास्टिक कैन भी बरामद कर ली। ये वही कैन थी जिसका इस्तेमाल चंद्रमोहन ने पागल व्यक्ति के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने के लिए किया था। पुलिस ने चंद्रमोहन के खिलाफ और भी ठोस सबूत जुटाए, जिनमें पेट्रोल पंप के सेल्समैन का गवाही देना शामिल था, जिसने चंद्रमोहन से पेट्रोल खरीदी थी। इसके बाद चंद्रमोहन के साले विदेश को भी हत्या में सहायक होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।
जांच के बाद तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और उन्हें आवश्यक पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। ये मामले में न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें पुलिस ने सटीक तरीके से सबूत जुटाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया। चंद्रमोहन ने अपने आप को मरा साबित करने के लिए एक पागल भिखारी की हत्या कर उसे अपनी कार में डालकर जला दिया था, ताकि पुलिस को यह लगे कि उसकी मौत किसी दुर्घटना के कारण हुई है। 28 अक्टूबर 2019 को कोर्ट न्यायाधीश निरंजन कुमार ने फैसला सुनाते हुए चंद्रमोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चूंकि प्रीति को इस अपराध के बारे में जानकारी थी और उसने इसे छिपाए रखा, इसलिए उसे 6 महीने की सजा हुई। हालांकि वो पहले ही जेल में सजा काट चुकी थी, इसलिए उसे फिर से जेल नहीं भेजा गया। वही विदेश को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। ये मामला एक कड़ी जांच और न्याय के बाद सुलझा, जिसमें चंद्रमोहन की साजिश और प्रीति की चुप्पी ने एक नई दिशा अपनाई। अब आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। 21 वर्षीय हिमांशु सिंह सुल्तानपुर पिलुडी कॉलोनी में अपनी मां प्रतिमा सिंह और बड़े भाई शिवेंद्र के साथ रहता था। वो एक सामान्य युवक था, जिसकी जिंदगी परिवार और कुछ दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती थी। उसका कोई बड़ा काम धंधा नहीं था, लेकिन वो खुशमिजाज था और जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश करता था। 3 दिसंबर 2020 की शाम 6 बजे किसी का फोन आया तो वो घर से निकल गया। शाम का समय था। सुल्तानपुर की सड़कें धीरे धीरे शांत हो रही थी और हिमांशु बिना ज्यादा कुछ बताए घर से चला गया। परिवार वालों को लगा कि शायद किसी दोस्त से मिलने गया होगा, क्योंकि वो अक्सर ऐसा करता था। लेकिन देर रात तक जब वो नहीं लौटा तो शिवेंद्र ने उसका फोन लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ मिला। हर बार फोन बंद ही मिला तो वो परेशान हो गया। शिवेंद्र ने कई बार ट्राई किया, लेकिन हर बार वही आवाज आती, फोन स्विच्ड ऑफ है। मां प्रतिमा सिंह भी चिंतित हो गई कि पता नहीं वो कहां है, जो उसका फोन भी नहीं लग रहा। प्रतिमा ने घर में इधर उधर देखा, शायद कोई क्लू मिले, लेकिन कुछ नहीं। रात भर वे दोनों जागते रहे, दरवाजे की ओर नजरें गड़ाए, उम्मीद में कि हिमांशु कभी भी लौट आएगा। लेकिन सुबह हुई और हिमांशु का कोई अतापता नहीं चला। अगले दिन भी हिमांशु की तलाश की गई, लेकिन उसका कुछ पता ना चला। मोबाइल भी लगातार बंद आ रहा था। शिवेंद्र ने उसके दोस्तों को फोन किए, पूछा कि क्या हिमांशु उनके पास है, लेकिन सबने नकार दिया। प्रतिमा सिंह की चिंता बढ़ती जा रही थी। वे रोने लगी, सोचती कि उनका छोटा बेटा कहां गुम हो गया। जब कुछ पता न चला तो 5 दिसंबर को शिवेंद्र अपने मामा विवेक सिन्हा के साथ शहर कोतवाली पहुंचा। कोतवाली में मौजूद इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को उन्होंने हिमांशु के लापता होने की बात बताई। शिवेंद्र ने पूरी डिटेल दी, हिमांशु की उम्र, क्या पहना था, कब निकला और फोन स्विच्ड ऑफ है। विवेक सिंह ने भी सपोर्ट किया, कहा कि लड़का सीधा साधा है, कहीं मुसीबत में न फंस गया हो। पूरी बात जानने के बाद इंस्पेक्टर सिंह ने हिमांशु की गुमशुदगी दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस अपने स्तर से हिमांशु को खोजने लगी। इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने अपनी टीम को अलर्ट किया, आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू की और हिमांशु की फोटो सर्कुलेट की। लेकिन शुरुआती दिनों में कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने हिमांशु के फोन की कॉल डिटेल्स चेक की, लेकिन आखिरी कॉल से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था। परिवार वाले रोज थाने आते, पूछते कि कोई खबर मिली, लेकिन पुलिस के पास भी कोई जवाब नहीं था। 8 दिसंबर को इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिन्हा को जानकारी मिली कि बाराबंकी के लोनी कटरा थाना पुलिस ने 4 दिसंबर को अखैयापुर गांव के पास नाले से एक युवक की नग्न लाश बरामद की थी, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। ये खबर सुनकर इंस्पेक्टर सिंह ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने सोचा कि शायद ये हिमांशु से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि टाइमिंग मैच कर रही थी। इंस्पेक्टर सिंह ने कटरा थाने से लाश के फोटो मंगवाकर हिमांशु के भाई व मामा को दिखाए, तो उन्होंने लाश की शिनाख्त हिमांशु के रूप में कर दी। शिवेंद्र और विवेक सिन्हा की आंखें नम हो गई। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनका हिमांशु अब इस दुनिया में नहीं है।
लाश की हालत बुरी थी, नग्न अवस्था में, और नाले में फेंकी गई थी। इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने हिमांशु के भाई शिवेंद्र से पूछताछ की तो उसने बताया कि हिमांशु की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो एक सीधा लड़का था, किसी से झगड़ा नहीं करता था। लेकिन उसके प्रेम संबंध 18 वर्षीय सैजल मिश्रा नाम की युवती से थे। वो डॉक्टर प्रदीप मिश्रा और प्रतिभा उपाध्याय की बेटी है और शास्त्री नगर मोहल्ले में रहती है। प्रतिभा का तलाक हो चुका है, इसलिए वो पति से अलग रह रही है। शिवेंद्र ने बताया कि हिमांशु अक्सर सैजल से मिलता था और शायद उस शाम भी उसी से संबंधित कोई कॉल आया होगा। इससे हिमांशु की हत्या का शक सैजल के परिजनों पर गया। इंस्पेक्टर सिंह ने सोचा कि प्रेम संबंधों में अक्सर परिवार वाले विरोध करते हैं और यहां तलाकशुदा मां और पिता का मामला है, शायद कोई टेंशन हो। लिहाजा पुलिस ने प्रतिभा के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। इससे पता चला कि डॉक्टर प्रदीप घटना के दिन शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक प्रतिभा के घर पर थे। ये अजीब लगा क्योंकि वे तलाकशुदा थे, लेकिन फिर भी घर आते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसी समय के बीच हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि मौत सिर पर गंभीर चोटों से हुई और समय शाम 7 से 9 बजे के बीच का था। हिमांशु के नंबर की कॉल डिटेल्स और लोकेशन की जांच की गई तो शक और पुख्ता हो गया। हिमांशु की आखिरी लोकेशन प्रतिभा के घर की थी। असरोगा टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में घटना की रात 5 मिनट पर महाराष्ट्र नंबर की एक स्कोडा कार जाते हुए दिखी। पुलिस ने सोचा कि शायद लाश को डिस्पोज करने के लिए इस्तेमाल की गई हो। पुलिस ने हिमांशु के दोस्तों से पूछताछ की तो पता चला कि हिमांशु अपने एक दोस्त के साथ घटना की शाम प्रतिभा के घर गया था। हिमांशु दोस्त को बाहर छोड़कर अंदर चला गया था। हिमांशु काफी समय तक वापस नहीं लौटा तो दोस्त उसके मोबाइल पर मैसेज करके वापस आ गया। दोस्त ने बताया कि हिमांशु ने कहा था कि सैजल से मिलने जा रहा हूं और मैं बाहर इंतजार करूं। लेकिन 2 घंटे हो गए तो मैं चला आया। हिमांशु 6:40 पर प्रतिभा के घर में घुसा था। 8:22 पर वो प्रतिभा के घर से निकलते देखा गया। हिमांशु के परिजनों ने भी उसके हिमांशु के आने की पुष्टि कर दी। अब ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जब हिमांशु प्रतिभा के घर से निकल आया तो गया कहा, लेकिन शक की गुंजाइश अभी थी कि फोटो में निकलते समय हिमांशु का चेहरा नहीं दिख रहा था। पुलिस ने फुटेज को जूम करके देखा, लेकिन चेहरा क्लियर नहीं था। हिमांशु के साथ गए दोस्त और अन्य दोस्तों को युवक का फोटो दिखाया गया तो उन्होंने फोटो में दिख रहे युवक की पहचान हिमांशु के रूप में नहीं की। वो युवक कपड़े जरूर हिमांशु के पहने था, लेकिन चाल ढाल उसकी अलग थी। इसका मतलब यह था कि किसी और को हिमांशु के कपड़े पहनाकर गुमराह करने के लिए घर से निकाला गया था। पुलिस को अब यकीन हो गया कि ये एक प्लान्ड मर्डर है और घर से निकलने वाला हिमांशु नहीं, कोई और था। तमाम सबूत प्रदीप मिश्रा और उनकी तलाकशुदा पत्नी प्रतिभा की ओर इशारा कर रहे थे। इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने 14 दिसंबर को डॉक्टर प्रदीप मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो थोड़ी सख्ती में ही वो टूट गए और उन्होंने घटना के पीछे की पूरी कहानी बयां कर दी। प्रदीप ने कबूल किया कि हिमांशु की हत्या उन्होंने प्लान की थी। हिमांशु की हत्या करने में प्रदीप के अलावा प्रतिभा, उसकी बेटी सैजल और उनका नौकर सद्दाम शामिल थे। हत्या के लिए बाकायदा एक प्रॉपर्टी डीलर गुफान अख्तर के जरिए 5 लाख की सुपारी दी गई थी। गुफान ने अपने हिस्ट्री शीटर दोस्त वाहिद खान को हत्या के लिए तैयार किया था। वाहिद ने सबके सामने घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने शिवेंद्र सिंह की तरफ से प्रदीप मिश्रा, प्रतिभा उपाध्याय, सैजल मिश्रा, गुफान अख्तर, वाहिद खान और सद्दाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 364, 302, 201, 34, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपियों से पूछताछ के बाद हिमांशु की हत्या की जो कहानी सामने आई
वो अवैध संबंधों की बुनियाद पर रची बसी निकली। उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर की शहर कोतवाली के शास्त्री नगर मोहल्ले में रहती थी प्रतिभा उपाध्याय। प्रतिभा का विवाह घटना से 19 साल पहले बढ़िया वीर में रहने वाले प्रदीप मिश्रा से हुआ था। प्रदीप मिश्रा होम्योपैथी के डॉक्टर थे। विवाह के साल भर बाद ही प्रतिभा ने एक खूबसूरत बेटी सैजल को जन्म दिया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। सन 2007 में प्रतिभा ने प्रदीप से किसी बात से खफा होकर तलाक ले लिया और बेटी सैजल के साथ शास्त्री नगर मोहल्ले में रहने लगी। प्रतिभा ब्याज पर पैसे देने का काम करती थी। इस पर उसे अच्छी कमाई होती थी। मां बेटी का रहन सहन काफी अच्छा था। प्रतिभा हाई सोसाइटी की महिलाओं की तरह ही जीन्स टी शर्ट पहनती थी। हाथ में महंगा मोबाइल होता था। रहन सहन और काम के चलते प्रतिभा का हर तरह के लोगों से संपर्क रहता था। वो किसी के दबाव में नहीं आती थी। समय के साथ सैजल जवान हो गई। उसने इंटर तक पढ़ाई कर ली थी और आगे पढ़ने की तैयारी कर रही थी। गोरे रंग की सैजल बेहद खूबसूरत थी। मोहल्ले का हर युवक उससे नजदीकी बढ़ाने को बेकरार रहता था। पिता के बिना मां के साथ रहते हुए सैजल भी काफी खुले मिजाज की हो गई थी। मां के तौर तरीके और रंग ढंग देखकर वो भी उसी रंग में ढल गई थी। उसके जो मन में आता वही करती। वो अपने सपनों के राजकुमार के इंतजार में पलके बिछाए बैठी थी। हिमांशु सिंह बाराबंकी के गांव जंगरा बसावनपुर का रहने वाला था। उसका एक बड़ा भाई था शिवेंद्र। हिमांशु के पिता का नाम प्रदीप सिंह और मां का नाम प्रतिमा सिंह था। प्रदीप खेती किसानी का काम करते थे, लेकिन किसी वजह से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही। पति की मानसिक स्थिति ठीक न होने पर प्रतिमा सिंह अपने दोनों बेटों को साथ लेकर सुल्तानपुर अपने भाई विवेक सिंह के पास आ गई। विवेक सिंह सरकारी नौकरी करते थे और गोलाघाट क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने अपनी बहन और भांजों को सहारा दिया, उनकी परवरिश में मदद की। शिवेंद्र ने मुरादाबाद स्थित एक इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। वो काफी स्मार्ट था। खूबसूरत युवतियों में उसका काफी लगाव था। जब हिमांशु और उसका भाई शिवेंद्र अपने दम पर कुछ करने के काबिल हुए तो विवेक सिंह ने उन्हें पिडलुडी कॉलोनी में एक मकान रहने के लिए दिला दिया। उनका सारा खर्चा विवेक सिंह ही उठा रहे थे। हिमांशु की सैजल से मुलाकात मार्केट में शॉपिंग करते समय हुई थी। पहली ही नजर में सैजल उसे दिल दे बैठी। उधर हिमांशु भी उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया था। उस पहली मुलाकात में दोनों के बीच कोई संवाद शुरू नहीं हो सका, मगर सैजल मार्केट से घर लौटकर भी हिमांशु को भुला नहीं पाई। उस रात वो हिमांशु के बारे में ही सोचती रही। हिमांशु से हुई उस पहली मुलाकात के बाद सेजल खोई सी रहने लगी थी। अब उसे बेसब्री से इंतजार था हिमांशु से अपनी मुलाकात होने का, ताकि वो अपना हाले दिल बयान कर सके। पहली मुलाकात के 2 हफ्ते बाद एक दिन उसी मार्केट में उसे हिमांशु दिखाई दे गया। हिमांशु को देखते ही उसके दिल के तार छनक उठे। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अब तक हिमांशु की निगाह भी उस पर पड़ चुकी थी। वो धड़कते दिल से बस सेजल को ही घूरे जा रहा था। कुछ पलों तक ये घूरने का सिलसिला चलता रहा। फिर हिमांशु सैजल के पास आया और बेहद मीठे लहजे में झिझकते हुए बोला, माफ कीजिए, क्या मैं आपसे कुछ बातें कर सकता हूं? जी हां, कीजिए। क्या बात करना चाहते हैं? सेजल ने मुस्कुराते हुए कहा। सामने रेस्टोरेंट में चलकर एक एक कप चाय पीते हैं, वही बातें भी हो जाएंगी। अच्छा आइडिया है, चलिए, सेजल ने उतावले मन से कहा। दोनों कुछ कदमों की दूरी पर स्थित रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। उस दिन दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया। दोस्ती हुई तो फोन पर बात करने का सिलसिला शुरू हो गया। सेजल के मोबाइल पर हिमांशु के फोन कॉल्स आने लगे। दोनों कई कई घंटे बात करते, मगर फिर भी दिल नहीं भरता। अब हिमांशु प्रतिभा की गैर मौजूदगी में सेजल के घर भी आने जाने लगा। एक दिन जब हिमांशु सैजल के घर आया तो हिमांशु ने सैजल को बाहों में भरकर
उसके होठों को चूम लिया। अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। तुमसे एक पल भी अलग होने को दिल नहीं करता तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो? वो तो मैं करूंगा ही यार, मगर शादी के बाद रोमांस का मजा किरकिरा हो जाता है। इसलिए सोचता हूं कि पहले जी भरकर सैर, सपाटा और मस्ती कर ली जाए, फिर शादी की बात सोचेंगे। प्रेमी हिमांशु के मनोभावों को जानकर सेजल प्रसन्नता से खिल उठी। उसे हिमांशु दुनिया का सबसे अच्छा इंसान नजर आने लगा। कुछ दिनों बाद सेजल का जन्मदिन था। उस दिन सेजल ने हिमांशु के सिवाय किसी को इनवाइट नहीं किया, यहां तक कि अपनी खास सहेली हिमानी को भी नहीं बुलाया। तन्हा कमरे में दो जवान दिल, कोई रोक टोकने वाला भी नहीं था। ऐसे में मन भटकते कितनी देर लगती है। फिर हिमांशु ने सेजल को बाहों में भरकर प्यार करना शुरू कर दिया, लेकिन सेजल ने किसी तरह खुद पर काबू किया और हिमांशु को भी बेकाबू होने से रोक लिया। दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर सेजल ने हिमांशु के साथ अपनी रिलेशनशिप को लेकर एक पोस्ट डाली, जिसमें वो हिमांशु के साथ एक सेल्फी में दिख रही थी। उसमें उसने हिमांशु से अपने प्यार का इजहार किया था और अपने रिलेशनशिप के 2 साल 7 महीने पूरे होने पर खुशी जताई थी। ये पोस्ट सेजल के मित्रों के अलावा और अन्य लोगों ने भी देखी। ये बात सेजल की मां प्रतिभा तक भी पहुंच गई। प्रतिभा ने सेजल से बात की और उसे गुस्से में डांटा भी, लेकिन कुछ सोचने के बाद प्रतिभा ने सेजल को समझाया, मानती हूं कि तू उम्र के उस दौर से गुजर रही है जहां किसी भी लड़के के प्रति आकर्षित हो सकती है, लेकिन एक सच ये भी है कि उम्र के इस दौर में दिमाग से ज्यादा दिल से काम लिया जाता है। जैसे तूने सिर्फ अपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं, दिमाग की सुनती तो तू उसे अपने लिए नहीं चुनती। मॉम, हिमांशु में क्या खराबी है? गुड लुकिंग है, हैंडसम है, मेरी उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। सेजल ने खुश होते हुए अपने दिल की बात बता दी। बेटा, केवल खूबसूरती और प्यार से जिंदगी में काम नहीं चलता। अच्छी तरह से जिंदगी गुजारने के लिए आमदनी का अच्छा जरिया होना चाहिए, जो उसके पास नहीं है। ना नौकरी, ना काम धंधा और नहीं रहने का खुद का कोई ठिकाना। ऐसे में वो तुझे क्या खुश रखेगा? सेजल ने ये सब पहले नहीं सोचा था। मां की बात सुनकर सेजल सोच में पड़ गई। वो सोचने लगी कि उसकी मां कह तो सही रही है। प्यार के रंग और जोश में वो ये कुछ सोच ही ना सकी कि आगे कैसे उसके साथ जिंदगी कटेगी। ऐसे में उसने हिमांशु से दूर होने का फैसला कर लिया। अब वो हिमांशु से कटने लगी, जबकि हिमांशु उससे शादी करने का दबाव बना रहा था। सेजल उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हिमांशु उसका पीछा छोड़ने को ही तैयार ना था। तब प्रतिभा एक दिन हिमांशु के घर पहुंच गई। उसने हिमांशु की मां को ना सिर्फ अपने बेटे को समझाने की हिदायत दी, बल्कि काफी भला बुरा भी कहा। इसी दिन हिमांशु के घर वालों को उसके प्रेम संबंधों का पता चला। मां ने हिमांशु को समझाया भी कि वो सेजल से दूर रहें, लेकिन प्यार में आकंठ डूबा हिमांशु सेजल से दूर होने की सपने में भी नहीं सोच सकता था। हिमांशु के पीछा न छोड़ने पर मां बेटी उससे छुटकारा पाने का उपाय सोचने को मजबूर हो गई। डॉक्टर प्रदीप ने प्रतिभा से तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली थी। एक बेटा भी था, लेकिन इधर कुछ समय से वो फिर से प्रतिभा से मिलने उसके घर आने लगा था। रोजाना 1-1.5 घंटे वो प्रतिभा के घर रुकता था। प्रदीप को भी हिमांशु के बारे में पता था। वह भी उससे काफी गुस्सा था। प्रदीप और प्रतिभा का एक प्रॉपर्टी डीलर काफी करीबी था। उसका नाम गुफान अख्तर था और शहर कोतवाली के चौक मोहल्ले में रहता था। दोनों ने गुफान से बात की और उससे हिमांशु को ठिकाने लगाने में मदद मांगी। गुफान का एक साथी था वाहिद खान। वाहिद चांदा थाने के अंतर्गत कोथरा गांव में रहता था। वो चांदा थाने का हिस्ट्री शीटर था। गुफरान ने वाहिद से बात की और उसे प्रदीप और प्रतिभा से मिलाकर पूरी डील फाइनल करा दी। हत्या की सुपारी की रकम 5 लाख तय हुई, जो काम होने के बाद दी जानी थी। हिमांशु की हत्या करने का पूरा ताना बाना बुना गया।
इसमें प्रतिभा ने अपने नौकर सद्दाम को भी शामिल कर लिया। 3 दिसंबर 2020 की शाम सैजल ने फोन करके हिमांशु को अपने घर बुलाया कि उसके मम्मी पापा उससे बात करना चाहते हैं। हिमांशु को लगा कि शायद शादी की बात होगी, क्योंकि वो अक्सर दबाव डालता था। वो खुश हो गया और अपने दोस्त के साथ प्रतिभा के घर पहुंचा। करीब 6 बजे वो दोस्त को बाहर खड़ा करके अंदर चला गया। वहां प्रदीप, प्रतिभा, सेजल, नौकर सद्दाम के साथ गुफरान और वाहिद मौजूद थे। हिमांशु को देखकर सबने सामान्य व्यवहार किया, उसे बैठने को कहा। बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान ही वाहिद ने पीछे से लोहे के पाइप से हिमांशु के सिर पर प्रहार किया। प्रहार इतना तेज था कि हिमांशु के मुंह से चीख भी न निकल सकी। फिर ताबड़तोड़ सिर व शरीर पर कई प्रहार करके वाहिद ने हिमांशु की हत्या कर दी। बाकी सभी उसकी हत्या अपनी आंखों के सामने होते देखते रहे। हिमांशु को मारने के बाद उसके कपड़े उतारकर सद्दाम को पहनाए गए। हिमांशु की तरह ही वेशभूषा बनाकर उसकी ही तरह सद्दाम रात आकर 22 मिनट पर घर से निकला, जिससे लगे कि हिमांशु घर से निकला है। सभी को पता था कि बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनमें हिमांशु के घर में आते हुए फोटो कैद हुई होगी। ऐसे में उन पर ही पुलिस का शक जाएगा। इससे बचने के लिए ही ये रास्ता अपनाया गया। देर रात वाहिद ने अपनी स्कोडा कार में हिमांशु की नग्न लाश डाली। फिर गुफरान के साथ कार से बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के अखयापुर गांव के पास एक नाले में हिमांशु की लाश फेंक दी और वापस आ गए। अगले दिन वाहिद को अपनी तय सुपारी की रकम भी मिल गई। लेकिन तमाम होशियारी के बाद भी उन सबका गुनाह कानून की नजर में आ ही गया। आवश्यक पूछताछ के बाद पुलिस ने डॉक्टर प्रदीप को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 19 दिसंबर 2020 को इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने गुफान अख्तर और वाहिद खान को नगर कोतवाली के पैरवीपुर चौराहे से उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब दोनों स्कोडा कार से कहीं भागने की फिराक में थे। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त लोहे का पाइप और स्कोडा कार बरामद हो गई। उन दोनों ने हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। आवश्यक पूछताछ के बाद गुफान और वाहिद को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। प्रतिभा, सेजल और नौकर सद्दाम पुलिस की पकड़ से दूर थे। पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही थी। उन तीनों पर पुलिस ने 25 से 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। 8 जनवरी 2021 को प्रतिभा उपाध्याय ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 20 जनवरी 2021 को नगर कोतवाली पुलिस ने नौकर सद्दाम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस हत्या के पीछे की पूरी साजिश और लोगों की जिंदगियां कैसे बर्बाद हुई, ये सोचने वाली बात है। प्रदीप और प्रतिभा का रिश्ता तलाक के बाद भी पूरी तरह टूटा नहीं था, और सेजल की जिंदगी में हिमांशु का आना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। सेजल खुद भी इस साजिश में शामिल थी, जो कि सबसे दुखद हिस्सा है। वो प्यार करती थी, लेकिन मां की बातों में आकर या डर से उसने सब कुछ होने दिया। पुलिस की जांच ने दिखाया कि कैसे एक छोटी सी प्रेम कहानी एक खूनी साजिश में बदल गई। इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत की, सीसीटीवी फुटेज को बार बार चेक किया, लोकेशन ट्रैक की और आखिरकार सबूत इकट्ठा किए। जब प्रदीप टूटा तो उसने बताया कि वे हिमांशु को सिर्फ डराना चाहते थे, लेकिन बात बिगड़ गई और हत्या हो गई। लेकिन पुलिस को यह विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सुपारी देकर मारना प्लान था। गुफान और वाहिद जैसे लोग जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, इसमें शामिल हो गए। वाहिद का हिस्ट्री शीटर होना पुलिस के लिए क्लू बना, क्योंकि उसकी पिछली हरकतों से पुलिस को पता चला कि वो ऐसे कामों में माहिर है। जब पुलिस ने वाहिद को पकड़ा तो वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर सिंह की टीम ने उसे दबोच लिया। कार से पाइप मिलना
और लाश फेंकने की जगह की निशानदेही ने केस को मजबूत बनाया। प्रतिभा का सरेंडर करना दिखाता है कि वो जानती थी कि भागना मुश्किल है और इनाम की रकम ने लोगों को अलर्ट कर दिया था। सेजल की गिरफ्तारी नहीं बताई गई, लेकिन मुकदमे में उसका नाम था। शायद वो भी पकड़ी गई हो। सद्दाम का गिरफ्तार होना अंतिम कड़ी थी। इस पूरी घटना से पता चलता है कि प्रेम में परिवार का विरोध कितना खतरनाक हो सकता है। हिमांशु की मां प्रतिमा सिंह की जिंदगी बर्बाद हो गई। उनका छोटा बेटा चला गया और शिवेंद्र को भी सदमा लगा। विवेक सिंह ने परिवार को सपोर्ट किया, लेकिन दर्द तो वही जानते हैं। सेजल की जिंदगी भी तबाह हो गई। वो जो सपनों में जी रही थी, अब जेल की सलाखों के पीछे। प्रदीप का डॉक्टरी करियर खत्म और प्रतिभा का बिजनेस भी। गुफान और वाहिद जैसे लोग तो अपराधी थे ही, उनके लिए ये एक और केस। लेकिन समाज को ये सीख मिलती है कि प्रेम को समझना चाहिए, न कि हिंसा से खत्म करना। पुलिस की मेहनत ने न्याय दिलाया, लेकिन हिमांशु वापस नहीं आ सकता। दोस्तों, ऐसी कहानियां हमें सतर्क करती है कि जीवन में फैसले सोच समझ कर लें। प्यार अच्छा है, लेकिन अगर परिवार विरोध करता है तो बातचीत से सुलझाएं, न कि सुपारी देकर। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपराध कभी छुपता नहीं और सच्चाई सामने आ ही जाती है। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।